हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th में जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है आपका। इसको देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऐसे इस तरीके से मैंने फ्लो चार्ट बना रखा, तो इसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ योर प्लानिंग। तो हम जब कभी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आपका प्रबंध है उसका कार्य क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या है। ठीक है, तो पहला जो काम है प्लानिंग करना। हम सबको ही पता है, हम कभी भी कोई भी काम शुरू करते पहले प्लान करते हैं ना, कैसे करना है उसको, तो प्लानिंग करते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग करना। अब उस काम को करने के लिए जिन भी चीज़ों की आपको आवश्यकता है उन चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग करना। अब अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, कोई ऑफिस है, तो जाहिर सी बात है कि आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते, आपको और लोगों की ज़रूरत होगी, तो आप स्टाफिंग करते हैं। दैट मीन्स कि लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, कि लोगों की भर्ती करते हैं। ठीक है, मीन्स स्टाफ को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग दैट मीन्स कि अब जो स्टाफ आपने सेलेक्ट कर लिया, स्टाफिंग का काम कंप्लीट हो गया, तो अब आप उनको डायरेक्शन भी तो प्रोवाइड करेंगे कि उन लोगों को जिनको आपने काम पर रखा है उनको काम कैसे करना है, वो भी तो आप उनको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग की बात करें तो जो भी काम हो रहा है अब आपके ऑफिस में या बिजनेस में, जो भी आपने जिस भी गोल को अचीव करने के लिए ये पूरा मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड किया है, उनको उसको कंट्रोल भी किया जाता है ज़रूरत पड़ने पे। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो उस पे नियंत्रण किया जाता है, तो वो होता है आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, समझ गए। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। इसको हम डिटेल में समझते हैं, इसके अपने क्या सब वर्क होते हैं, कैसे इसको फॉलो किया जाता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, प्लानिंग की बात करें बच्चा, तो हम सबको पता है कि प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, कि काम को कैसे करना होगा और गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो हम अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम पहले से क्या करते हैं, चीज़ों को जो फ्यूचर कोर्स होता है उसको पहले डिटर्मिन कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि इस काम को ऐसे करना है, इस प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो प्लानिंग कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता, लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से लेके एंड तक चलता है, जब तक वो रिजल्ट आप अचीव नहीं कर लेते जो आपने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है, तो आपने अपना जो आपका जैसे 12th का जब स्टडी से स्टार्ट हुई, ठीक है, 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, तो 1 जुलाई से लेकर के जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, आपका वो रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपकी प्लानिंग चलती रहती कि आप इस टाइम पे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को टाइम देंगे, इस तरीके से पूरा प्लान होता है ना, वो काम चलता रहता है जब तक कि वो इंड रिजल्ट हासिल ना हो जाए। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन हेयर। और प्लानिंग में किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो देख लीजिए। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है कि किन उद्देश्यों के लिए हमें प्लान बनाना है। जैसे आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको जो भी प्रॉफिट अर्न करना है या किसी भी एक्टिविटीज़ को करना है, तो उसके लिए वो प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले तो वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब प्रेमाइसेस जो होती है उनको डेवलप किया जाता है यहाँ पे। फिर है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। अब जो भी काम किया जाएगा उसका कोई अगर अल्टरनेटिव है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। अल्टरनेटिव दैट मीन्स कि अगर ये काम इस तरीके से नहीं हुआ तो इस तरीके से हो सकता है क्या। ठीक है ना, कहते हैं ना कि बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहते हैं नहीं कि अपना डेस्टिनेशन मत चेंज करो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, क्या करिए, अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो उसी अल्टरनेटिव की बात हो रही है कि उस गोल को, इन रिजल्ट को अचीव करने के लिए कोई अल्टरनेटिव है तो उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर रखना। ठीक है, काम को इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस की। अब जो अल्टरनेटिव कोर्सेस हैं आपके उसी एक्शन करने के, काम को करने के लिए, तो उसको इवैल्यूएट करना मीन्स उनका मूल्यांकन कर लेना कि ये वाला रास्ता सही था या ये वाला रास्ता अगर मैं चुनता हूँ तो कैसा होगा। ठीक है, उसको इवैल्यूएट करना। ओके, समझ गया। फिर है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। उसके बेसिस पर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया अल्टरनेटिव्स को, इवैल्यूएट भी कर लिया, अब क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे अल्टरनेटिव की। बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या होगा हम उसको सेलेक्ट करके चलेंगे। फिर है आपका इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। अब आपको क्या करना, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, मीन्स एग्जीक्यूट करना है। इतना करने के बाद देन फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है कि अब जो भी आपके काम करने की क्रिया है उसको फॉलो अप करेंगे, जो भी आपके सुपर
आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जितने भी लोग हैं उस मैनेजमेंट में, वो उसको फॉलो अप करेंगे उस एक्शन को काम करने में। ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज़ को समझने के लिए बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, साइट फिश मैंने शॉर्ट में डिसाइड किया। साइट का मतलब एस से है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आई से हो जाएगा आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, डी से आपका हो जाएगा डेवलपिंग प्रेमाइसेस, ई से हो जाएगा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, एंड एफ से हो जाएगा आपका फॉलो अप एक्शन, आई से हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, एंड एस से हो जाएगा सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो एक सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर मैंने इन सीक्वेंस को फॉलो किया है, एस डी इस तरीके से, इसको शॉर्ट में मैंने बनाया है, तो आप चाहें तो इसको सीक्वेंस में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप इसको याद रखेंगे तो एक, क्योंकि देखिए पहले तो आप सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल को सेट करते हैं कि ये गोल हमें चाहिए। ठीक है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन डेवलपिंग इन प्रेमाइसेस, उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसको डेवलप करते हैं आप। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उस काम को करने के लिए क्या अल्टरनेटिव्स है उनको आइडेंटिफाई कर लेना। इवेल्युएट करना उन अल्टरनेटिव्स को, क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, देन उसमें से उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, तभी तो सेलेक्ट करेंगे आप, फिर इंप्लीमेंट करेंगे अपने आइडिया को, अपने प्लान को, देन फॉलो अप एक्शन, फिर आप और आपके साथ जो लोग हैं वो मिलकर उसको फॉलो अप करेंगे उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आइडिया को कंप्लीट करने के लिए। समझ गए? तो ये है इस तरीके से आप इसका शॉर्ट फॉर्म बनाइएगा। मैंने बनाने की कोशिश की, मेरा ये बनकर निकल कर आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स होता है व्यवस्थित करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चीज़ों को। ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ का होनी है, उस प्लान को जो आपने एग्जीक्यूट किया है डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। ठीक है, कि उन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग करना कि किन लोगों के साथ मिलकर उस काम को करना है, किस तरीके से करना है व्यवस्थित रूप में, तो वो होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है, जैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं ना, तो वो उस चीज़ की बात हो गई अगर हम पर्सनली बात करें तो। ओके, अब इसमें किन मेन कुछ फंक्शंस यहाँ पे है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं हम, जैसे पहले प्लानिंग की फिर ऑर्गेनाइजिंग की, इस तरीके से। तो इसमें देख लीजिए 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब कोई भी काम करना है तो आप अकेले तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो वर्क को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, लाइक कोई अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई अपना ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात उसको करने के लिए उन्हें मैनेजर्स भी चाहिए, अकाउंट का काम हैंडल करने के लिए अकाउंटेंट भी चाहिए, सुपरवाइजर भी चाहिए, है ना, सब ऑर्डिनेट्स भी चाहिए जो उस काम को कर सकते। जो जिस काम को कर सकता है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर डिवीजन ऑफ वर्क में, और फिर काम को बांट देना लोगों के बीच में। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर विभागीकरण किया जाता है। विभागीकरण का मतलब होता है जो काम जिस विभाग से रिलेटेड है उसको सौंप देना। ठीक है, उसको दे देना कि ये काम उनका वही डिपार्टमेंट करेगा। ठीक, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही करेगा। फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, अब सबके लिए जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ दैट मीन्स कि जो उनके दायित्व बनते हैं वो निर्धारित कर देना, असाइन करना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस गोल को अचीव करने में। देन इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, अब यहाँ पर जो रिलेशंस हैं उसको इस्टेब्लिश करना आपस में, जो एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में जो ग्रुप में वर्क हो रहा उनके बीच में ये चीज़ें, उन लोगों के बीच में, उन स्टाफ्स के बीच में ये चीज़ें होनी चाहिए। सो एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्ट रिलेशंस। नेक्स्ट बात करेंगे स्टाफिंग। इट रिफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विथ पीपल, तो जिस काम के लिए जिन लोगों की भी ज़रूरत है उस पोस्ट को या उस जगह को लोगों से फिल करना। लाइक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट करना, है ना, मैनेजर्स की ज़रूरत है, मैनेजर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, है ना, या फिर आपको सबऑर्डिनेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, तो स्टाफिंग करना। सो स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देख लीजिए। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऊपर वाले को बनाया था। जो ऑर्गेनाइजिंग में 4 काम है, आइडिया, आई से आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी से आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, ई से एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आइडिया। स्टाफिंग की बात करेंगे तो मैंने समझाया कि लोगों की रिक्रूटमेंट करना मीन्स भर्ती करना, अगर लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, स्टाफ आपको रखना होगा। चलिए स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट्स, तो यहाँ पर क्या करना, मैन पावर को रिक्रूटमेंट करना। मैन पावर दैट मीन्स कि लोगों को यहाँ पर लेकर आना। ठीक है, एंड रिक्रूटमेंट क्या करना,
रिक्रूटमेंट का मतलब है यहाँ पे भर्ती करना या उन लोगों को हायर करना जिनकी ज़रूरत है काम को करने के लिए। सिलेक्शन, अब यहाँ पर चीज़ों का चुनाव करना कि किस तरीके से उनका सिलेक्शन किया जाएगा, किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्या इंटरव्यू होगा, क्या कोई एग्ज़ाम होगा एंड उनको मतलब सेलेक्ट करने का, इस तरीके से। फिर है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, क्या लोगों का प्लेसमेंट करना होगा और ओरिएंटेशन भी करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करके उनको समझाना क्या चीज़ें होंगी, कैसे होगा, ठीक है, प्लेसमेंट करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो अब जब ये प्लेसमेंट हो गया, ये सब करने के बाद, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, अब आपने जो स्टाफ रख लिए हैं, जो मैन पावर अब आपके पास आ गई है, उनको ट्रेन करना, ठीक है, उनके काम के बारे में उनको बताना, ट्रेनिंग देना। मीन्स नॉलेज सबको होती है, लेकिन ऑफिशियली किसी ने काम किया है या नहीं, तो उनको ट्रेन करना कि हाँ जो बैक ऑफिस वर्क होता है वो कैसे होता है, ठीक है, ट्रेनिंग देना। फिर उनको डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना, अप्रेजल देना। फिर है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उनके प्रमोशंस के लिए उनके क्या कैरियर प्लानिंग होगी, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना हो, तो ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। फिर है कंपनसेशन, अब जो भी वर्कर्स उनके वहाँ काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ उन्होंने हायर किए, तो उनके लिए कंपनसेशन भी होना चाहिए। किसी के साथ कुछ ऐसा ही कोई भी एक्सीडेंट होता है या किसी वजह से उन्हें निकाला जा रहा है, निकाला जाएगा फ्यूचर में, तो उसके लिए उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने स्टाफ रखा था अपने स्टाफ को देना पड़ सकता है, तो इसकी भी व्यवस्था करना। तो ये सब जो फंक्शंस है ये स्टाफिंग में आ जाते हैं आपके। तो इसका भी मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाला यहाँ पे, रेस्ट सी एंड ट्रिपल पी, ठीक है, ये कर सकते हैं, रेस्ट सी एंड ट्रिपल पी, ठीक। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आर से रिक्रूटमेंट, ई से एस्टिमेटिंग द मैन पावर, ठीक है, फिर एस से सिलेक्शन, टी से आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर है आपका सी से है यहाँ पे रेस्ट एंड सी से कंपनसेशन, ट्रिपल पी का मतलब है यहाँ पे बच्चा परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन एंड प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन, ठीक है, समझिए इस तरीके से। तो ये हो गया आपका स्टाफिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हमने 3 फंक्शन डिस्कस कर लिए, अब हम देखते हैं फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, निर्देश देना, ठीक है। इट रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो लोगों की आपने स्टाफिंग कर ली है, अब जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, गाइड करना, कम्युनिकेशन, उनके साथ बातें करना, है ना, कि किस तरीके से किस काम को करना है आपको, और जैसे जैसे वो काम करते जाए उनको इंस्पायर भी करते रहना साथ साथ में, जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, जो स्टाफ आपने रखा है उनको। ओके, तो ये हो गया, और इसमें क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं तो वो देख लेते हैं। सो अंडर डायरेक्टिंग फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। सो फर्स्ट इज़ योर सुपरविज़न। सुपरविज़न का मतलब होता है यहाँ पे बच्चा उनका मतलब चेक करते रहना, जांच करते रहना कि जो भी काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, सुपरवाइज करना काम को, ठीक है, चेक करना। कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप करना या संप्रेषण करना, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना कि अगर किसी को किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो नहीं काम कर पा रहे हैं या किसी चीज़ की कमी है तो उसको प्रोवाइड करना, ठीक है, तो वो बात करने से ही होगा हल यहाँ पे, ठीक है। सो लीडरशिप मीन्स लीड करना अपनी टीम को, जो भी गोल डिसाइड हुआ अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए एज अ लीडर वर्क करना। जो भी मैनेजमेंट है वो काम करता है एज अ लीडर, तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको चेक करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको टाइम टू टाइम इंस्पायर करते रहते हैं, काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो मोटिवेशन भी होता है, ठीक है। तो इसमें ये चारों आ जाएंगे। तो SCLM, एस मीन्स सुपरविजन, सी मीन्स कम्युनिकेशन, एल मीन्स लीडरशिप, एम मीन्स मोटिवेशन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 4 एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है इन डायरेक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं जो 5 स्टेप होता है, 5th, वो है आपका कंट्रोलिंग। तो ये भी मैनेजमेंट का वर्क है और ये लास्ट वर्क है इसका, कंट्रोलिंग करना। इट रिफर्स टू bringing the actual results closer to the desired results। अब यहाँ पर क्या है बच्चा कि actual results closer to the desired result, bringing the actual results। अब यहाँ पे सही रिजल्ट लाने पर फोकस किया जाता है। ये नहीं कि रिजल्ट पाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से काम हो रहा है, नहीं, सही तरीके से उस एक्चुअल रिजल्ट को, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपने डिसाइड किया था, उसको अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए चीज़ों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है। कंट्रोलिंग प्रोसेस हैव 5 मेन स्टेप्स। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के 5 स्टेप्स हैं। पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स को सेट करना कि जो भी काम किया जाएगा उसका अपना क्या स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, किस टाइप के लोग उस काम को करेंगे, उन लोगों में क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, ताकि उस पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड डिसाइड है तो उस
उस तरीके से ही वो परफॉर्म करें। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, जो भी आपने स्टाफ रखा है, तो उसको मेजरमेंट करना, क्या वो सच में उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, अब उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो भी अपने स्टैंडर्ड्स पहले से सेट किए हुए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, कंपेयर करना, आपस में देखना कि क्या वो उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जो चीज़ें आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि टीचर्स के लिए फ्लुएंट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं उस तरीके से, तो हर चीज़ उस तरीके से होनी चाहिए, है ना, क्लास में, बाहर। तो वो स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि जो भी टीचर्स उस तरह एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। तो सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो भी स्टैंडर्ड सेट हैं, जिस तरीके कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से इसी चीज़ को यूज़ करके बनना चाहिए, इसी क्वान्टिटी में बनना चाहिए, है ना, इसी क्वालिटी का ही होना चाहिए। तो वो चेक करना कि जो बनकर निकल कर आ रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन, वो उसका क्या है, वो स्टैंडर्ड्स पे खड़ा उतरता है या नहीं उतरता है। ठीक है। फिर है एनालाइजिंग डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब होता है यहाँ पे विचलन। बच्चा, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी विचलन हो रहा है, विचलन, डेविएशन का मतलब ये दो चीज़ों के बीच में चेंजेस होना या चेंजेस आना, तो उसको एनालाइज करना कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एनालाइज करके पता करना किस वजह से आ रहे हैं और उसको कंट्रोल करना अगर वो ऐसे हैं कि नहीं होने चाहिए तो। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और इसके बेसिस पर ये सब कुछ करने के बाद क्या करेंगे, अब जो भी मैनेजमेंट वो क्या करेगा, वो करेक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से वो एक्शन ले पाते हैं इन सबको फॉलो करके। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो पाया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इन नोट्स की आपको PDF चाहिए तो वो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी PDF में अवेल करवा दूँगी, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।